आज़ादी मिले महज एक बरस गुजरा था और तारीख थी 12 सितंबर 1948। दिल्ली में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। वक्त बेहद संजीदा था। एक तरफ कश्मीर में जंग चल रही थी और दूसरी तरफ हैदराबाद में निज़ाम के तेवर बगावती हो चुके थे। बैठक बुलाने का मकसद ये तय करना था कि 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद का आने वाला कल कैसा होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सर रॉय बुचर, एयर मार्शल एल्महिस्ट और जनरल करियप्पा भी शामिल थे। फैसले की घड़ी से ऐन पहले स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग एकेडमी से पढ़कर आए जनरल बुचर उठकर खड़े हुए और कहा, जेंटलमैन, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। कश्मीर में पहले ही जंग लड़ी जा रही है और हैदराबाद में कोई भी कार्रवाई भारतीय सेना के लिए एक दूसरा मोर्चा खोल देगी। तब हम एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहे होंगे। उन्होंने सलाह दी कि इस ऑपरेशन पर आगे न बढ़ा जाए। साथ ही ये भी जोड़ दिया कि अगर मेरी सलाह नहीं मानी गई तो मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूँ। माहौल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। नेहरू अपने दाएं बाएं देखने लगे। तभी पटेल ने जवाब दिया और कहा, आप बेशक इस्तीफा दे डालिए जनरल बुचर, लेकिन पुलिस एक्शन कल से शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की तारीख का संबंध हैदराबाद में आज़ाद भारत के बाद की गई उस कार्रवाई से है जिसने निज़ाम के घमंड को चूर चूर करके उसे घुटनों पर ला दिया। आज झरोखा में हम बात करेंगे ऑपरेशन पोलो की, जिसे हरी झंडी आज ही के दिन यानी 12 सितंबर को मिली थी। इतिहासकार बताते हैं कि दक्कन पर जब मुगलों ने कब्जा किया तब अपना राज कायम करने के लिए सूबेदार नियुक्त किए थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल शासक ने मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। आसफ जाह का खिताब लेकर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी ने अपना शासन शुरू किया। इसी दौरान जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी ने दक्कन के बड़े हिस्से को अपना घोषित कर लिया और इस तरह से एक और स्वतंत्र रियासत अस्तित्व में आ गई और यहीं से आसफजाही राजवंश की शुरुआत हुई। आगे चलकर जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तब आसफजाही निज़ामों ने कूटनीति के तहत अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान भारत के कई राज्यों इलाकों में सीधे अंग्रेज़ों का शासन था। हैदराबाद जैसी रियासतों में अंग्रेज़ों ने स्थानीय राजाओं की मदद से शासन चलाया, लेकिन इन रियासतों में से ज़्यादातर में तानाशाही की व्यवस्था थी। हैदराबाद रियासत में भी निज़ाम के सिवाय किसी की चलती नहीं थी। आज़ादी के वक्त भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत हैदराबाद थी। मौजूदा समय के तेलंगाना का ज़्यादातर हिस्सा, कर्नाटक व महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों को मिलाकर हैदराबाद रियासत हुआ करती थी। हैदराबाद की रियासत में 3 भाषाई क्षेत्र थे। तेलंगाना के ज़्यादातर लोग तेलुगु बोलते थे। महाराष्ट्र का जो हिस्सा हैदराबाद में था वहाँ मराठी और कर्नाटक वाले हिस्से में कन्नड़ का वर्चस्व था। राजा को निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के 7वें निज़ाम थे और अपने वक्त में दुनिया के सबसे अमीर शख्स। एक अनुमान के मुताबिक 40 के दशक में उस्मान अली के पास करीब 250 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थी। हैदराबाद एक संपन्न रियासत हुआ करती थी। निज़ाम ने आलीशान बंगले, महल बनवाए, सड़कें बिछवाई, रेल चलवाई, डाक सेवा शुरू की, कई विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब हैदराबाद के निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान ही थे। टाइम मैगज़ीन ने उन्हें दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत माना था। एक तथ्य ये भी है कि भारतीय सेना ने तब दुनिया के सबसे अमीर राजा से जंग लड़ी थी। उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का सपना देख रहे थे। रजाकारों की एक सेना तैयार कर दी गई और ये किसी भी कीमत पर भारत से लड़ने को तैयार थे। ऑपरेशन पोलो की अंतिम योजना गोडार्ड योजना पर आधारित थी। मेजर जनरल JN चौधरी की कमान में भारतीय टास्क फोर्स में 4 ऑपरेशन ग्रुप शामिल थे। हैदराबाद में भाड़े के सैनिकों को रखने की परंपरा थी। इसमें अरब, रोहिल्ला, यूपी के मुसलमान और पठान शामिल थे। सेना में 3 बख्तरबंद रेजिमेंट, 1 घुड़सवार रेजिमेंट, 11 पैदल सेना बटालियन और तोपखाने शामिल थे।
इसके अलावा भी 22,000 लोगों की सेना थी। इसके बाद होमगार्ड और रजाकार भी थे। इनकी कमान मेजर जनरल इल इद्रूस अन अरब के पास थी। रजाकारों की कुल संख्या 2 लाख थी, लेकिन सिर्फ 25% के पास आधुनिक और छोटे हथियार थे और बाकी सभी तलवारों से लैस थे। इतिहास की किताबों के मुताबिक भारत की आज़ादी के समय निज़ाम ने मोहम्मद अली जिन्ना के पास संदेश भिजवाकर यह जानने की कोशिश की थी कि अगर उसकी सेना और भारतीय सेना में जंग होती है तो क्या पाकिस्तान उसका साथ देगा। इतना ही नहीं, निज़ाम ने भारतीय सेना से जंग के लिए कुछ यूरोपीय देशों से हथियार खरीदने की कोशिश भी की थी। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत आज़ाद मुल्क बने, जबकि ज़्यादातर जनता पूरी रियासत को भारत में शामिल करवाने के लिए आंदोलन कर रही थी। भारत ने सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह सीक्रेट रखा। सैन्य ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तब हैदराबाद शहर में सबसे ज़्यादा 17 पोलो मैदान हुआ करते थे। ऑपरेशन पोलो के तहत मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने हैदराबाद रियासत में प्रवेश किया। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत में निज़ाम और उसके रजाकारों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। रजाकार ज़्यादा समय तक भारतीय सेना के सामने टिक नहीं सके। 100 घंटे के अंदर ही निज़ाम और रजाकारों ने हार मान ली। युद्ध में बचे रजाकारों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। 17 सितंबर को निज़ाम ने रेडियो पर अपनी हार का खुद ऐलान किया। रजाकारों के मुखिया कासिम रिजवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 66 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई, जबकि 97 जख्मी हुए। हैदराबाद स्टेट फोर्स के 490 जवान मारे गए और 122 घायल हुए। रजाकारों के नुकसान की गिनती करना भी नामुमकिन है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के निधन के 2 दिन बाद ही ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ था। कहा जाता है कि एक खास रणनीति के तहत भारतीय सैन्य कार्रवाई जिन्ना के निधन के 2 दिन बाद शुरू की गई थी। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भी भारत में विलय हो गया। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1398 तैमूर लंग सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। 1873 पहला टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया। 1928 फ्लोरिडा में भीषण तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।